और अब आपको सीधे लिए चलते हैं संसद, जहां पर वक्फ बिल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाएंगे। सकता है कायदे की अदालत में, इस देश में संविधान का राज है। ग्रीवेंसेस जिसका भी हो कोर्ट में जा सकता है। 2013 में जिसकी भूमि हड़पी, इसके ग्रीवेंसेस को भी कोर्ट के फोरम से बाहर करने का पाप एक कांग्रेस पार्टी ने किया। मान्यवर, एक अफवाह और फैला रहे, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आ रहा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस सदन में बोलने के वक्त जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर ये कानून का पहला पेज और तीसरी तक धाराएं भी पढ़ी होती तो इसमें स्पष्ट लिखा है, ये कानून का अमल जिस दिन पारित होने के बाद भारत सरकार नोटिफिकेशन बाहर निकालेगी, उस दिन के बाद होगा। मतलब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, मगर मुस्लिम भाइयों को डराया जा रहा है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आएगा। देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड वक्फ परिषद करे। और मान्यवर, वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। और मान्यवर, मैं आज आपको बताना चाहता हूं क्या स्थिति हुई है। मान्यवर, सबने कहा, रिपीटेशन भी होगा, परंतु मैं कहना चाहता हूं मान्यवर कि वक्फ के 2013 में जो अमेंडमेंट्स आए, अब बिल किरण भाई का है, मगर मैं कह सकता हूं कि वक्फ का 2013 का अमेंडमेंट न किया होता तो ये बिल लाने की शायद जरूरत न पड़ती। सब कुछ अच्छा चलता था। 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। और मान्यवर, इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण दिल्ली लुटियन की 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव मुहाने पर थे, 25 दिन दूर था, वक्फ को देने का काम कर दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उत्तरी रेलवे की भूमि वक्फ के नाम घोषित कर दी। हिमाचल में वक्फ की संपत्ति बताकर उस पर अवैध मस्जिद बनाने का काम किया। 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले 12 गांव पर वक्फ का स्वामित्व हो गया तब तमिलनाडु में। और मान्यवर, तमिलनाडु के 1500 साल पुराने तिरुचेंदुरई मंदिर की 400 एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर। ये जब मंदिर आपको मौका मिले जब अपनी बात कह देना, प्लीज बैठिए। मान्यवर, कर्नाटक की, आपको मौका मिले जब अपनी बात कह देना। आप भी बहुत मिसलीड करते हैं, बैठिए। गृह मंत्री जी। मान्यवर, कर्नाटक की मणिपट्टी समिति का रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है, खड़े मत हो जाना। ये मणिपट्टी समिति का रिपोर्ट है। 29,000 एकड़ भूमि वक्फ की बिजनेस के उपयोग के लिए
किराए पर दे दी। मान्यवर, 2001 से 12 के बीच 2 लाख करोड़ की वक्फ की संपत्ति निजी संस्थानों को हस्तांतरित कर दी 100 साल की लीज पर। मान्यवर, बेंगलुरु में उच्च न्यायालय में बीच में पड़ना पड़ा, 602 एकड़ भूमि को जब्त करने से रोकना पड़ा। विजयपुर कर्नाटक के होनवाड़ गांव की 1500 एकड़ भूमि पर दावा कर उसको विवाद में डाला और 500 करोड़ की संपत्ति जिस भूमि का मूल्य है वहां 5 स्टार होटल को महीने 12,000 रुपए के किराए से दे दिया। अब मान्यवर ये कहते हैं कि इसका हिसाब किताब न करो, इसकी देखरेख न करो। भाई ये पैसा जो है देश के गरीब मुसलमान का है, ये गन्ना सोटों की चोरी के लिए नहीं, ये इसको रोकने के लिए। और इनके जो ठेकेदार बैठे हैं मान्यवर, ये यहां गरज गरज कर बोलते हैं, खुद को समझे बगैर बोलते हैं, कुछ समझ कर बोलते हैं। उनको लगता है कि इससे हम जीत जाएंगे। मान्यवर, कर्नाटक में दत्तापीठ के मंदिर पर क्लेम किया, टाली परंबा 75 साल पुराने एक दावे के आधार पर 600 एकड़ जमीन का दावा किया और ईसाई समुदाय की भी ढेर सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। मान्यवर, आज देश के कोई थोड़ा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका धर्म बदला दोगे? ऐसे नहीं होगा मान्यवर। और आपने भी किए हैं कानून, आप नए नए आए हो, आपको मालूम नहीं है मान्यवर, इनको मालूम नहीं, अभी अभी आए हैं 5 साल से। ये कांग्रेस पार्टी ने कानून किए थे मान्यवर। अपील का प्रावधान भी हमने आगे बढ़ाया और गैर मुसलमानों के द्वारा दान की गई संपत्तियों पर, गैर मुसलमानों की दान की संपत्तियों पर वक्फ अधिनियम को हमने लगने से मना कर दिया। मानो उनके लिए चैरिटी कमिश्नर का कायदा है। ये प्रैक्टिसिंग इस्लाम, जो इस्लाम की प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए मान्यवर हमने ओवरराइडिंग इफेक्ट को भी समाप्त कर दिया। मान्यवर, ट्रस्ट का नियमन करने का जो कानून होता है, जैसे चैरिटी कमिश्नर के कानून में कोई ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं है। जहां क्लासेस आते हैं वहां ओवरराइडिंग इफेक्ट होती है। यहां ओवरराइडिंग इफेक्ट इसलिए देगी कि आप जिसकी संपत्ति हड़पी जाएगी उसको कोर्ट से जाने से रोकना चाहते थे, इसलिए ओवरराइडिंग इफेक्ट जो हमने मान्यवर निकाल दिया है। मान्यवर, एक ऐसी चर्चा लेकर आए कि चर्चा नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं 2013 में जो अमेंडमेंट बिल आया, जिसके कारण ये बिल लाना पड़ा, वो बिल में कुल मिलाकर 5.4 घंटे चर्चा हुई थी, 5.5 घंटे दोनों सदन मिलाकर। और इस बिल में दोनों सदन मिलाकर 16 घंटे चर्चा हो रही है मान्यवर, 16 घंटे। इसके अलावे हमने डिमांड किया समिति बनाओ, समिति भी बनाई, 38 मीटिंगें हुई, 113 घंटे चर्चा हुई, 284 हितधारक बनाए गए। वक्फ बोर्डों की संख्या जो उपस्थित वक्फ बोर्ड भी हुए राज्यों के 25 हुए, राज्य सरकार के प्रतिनिधि 15 राज्य सरकारों के आए, सांसद 8 हुए, विधायक विधान परिषद 7 हुए और अध्ययन दौरे 3 किए गए और अल्पसंख्यक आयोगों को भी 5 बुलाया गया। ये सबसे 92.68 लाख करीब 1 करोड़ सुझाव देश भर से ऑनलाइन आए, इसकी मीमांसा कर ये कानून बना है। आप ऐसे इसको खारिज नहीं कर सकते हो पूरी प्रक्रिया को। आप जो कर रहे हैं 5.5 घंटे की प्रक्रिया, ये बहुत लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और हम 16 घंटे चर्चा करते हैं कि चर्चा आपके अनुरूप चर्चा नहीं हो सकती। इस सदन में हर सदस्य बोलने के लिए स्वतंत्र है, कोई परिवार की यहां चलती नहीं है।
ये तो जनता के नुमाइंदे हैं, किसी की कृपा से नहीं आए हैं। मान्यवर, जो दिल में है, जो जनता की आवाज है, वो रखेंगे। मान्यवर, एक सदस्य द्वारा कहा गया कि ये मिसलीडिंग है कि पुराने कानून में 2013 के जो अमेंडमेंट्स थे उसमें अपील का प्रोविजन था। अब मैं कहना चाहता हूं 83(9) उसमें अधिकरण द्वारा किए गए किसी भी विनिश्चय का आदेश विरुद्ध, चाहे वो अंतरिम हो या फाइनल, इस पर अपील नहीं हो सकती। इसका मतलब अपील का प्रोविजन आपने रखा ही नहीं था। सिविल न्यायालय, राजस्व कोर्ट और अन्य प्राधिकरण उसके अधिकार क्षेत्र पर भी प्रतिबंध लगा दिया और सरकारी अधिसूचना जो बाद में वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद के एडवाइस से होगी, इसको भी कोई चुनौती नहीं दे सकता। मान्यवर, मुझे ये बताओ कि अभी अभी फैशन है संविधान लहराने की। ये संविधान के हिसाब से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी है। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मान्यवर, ये हमने तो खैर वक्फ को छेड़खानी नहीं की। वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद के अंदर बदलाव किया है, मगर वक्फ के लिए भी क्या क्या जजमेंट आए। सैयद फजल पुकोया थंगल बनाम भारत संघ 10/11/28 को केरल उच्च न्यायालय ने उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यह मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि निकाय नहीं है। इसका फंक्शनिंग मान्यवर एडमिनिस्ट्रेटिव है। धार्मिक क्रियाकलापों को तो वक्फ ने करना है, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे दरगाह हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चैरिटी का काम, वो वक्फ बोर्ड को नहीं करना है भाई। ये केरल हाईकोर्ट ने किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी, उसने तो मुतवल्ली तक भी कहा है, मगर हम मुतवल्ली तो जो धर्म का है वही रखेंगे। मान्यवर, इन्होंने कहा एक मुतवल्ली के कर्तव्य विशुद्ध रूप से धर्म निरपेक्ष कैरेक्टर है, मगर हम मुतवल्ली को छू नहीं रहे। मान्यवर ये कह रहे थे कि मान्यवर ये कह रहे थे कि कोई गड़बड़ियां नहीं हुई। मान्यवर, मान्यवर 2013 में अन्यायी कानून आया। भाई करने थोड़ा शांत हो जाइए। ये 26 के कारण डरे हुए और कुछ कारण नहीं। चुनाव जो है ना अक्टूबर में, 25 में जो चुनाव है इसके कारण डरे। मान्यवर भाई बैठो
मान्यवर, बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सिखाएंगे। मान्यवर, 2013 के, अरे बैठ जाओ वकील साहब बैठ जाइए। मान्यवर, 2013 में वो भी रिपीट होने वाले हैं। मान्यवर, 2013 में बैठ जाओ। मान्यवर, 1913 से लेकर 2013 तक 1913 से 2013 तक वक्फ बोर्ड का कुल एकड़ में भूमि सब वक्फ का मिलाकर 18 लाख एकड़ था। मेरी विनंती है सभी सदस्य इसको ध्यान से सुनिए। 1913 से 2013 तक 18 लाख एकड़ और 13 से 25 तक एक कानून बनने का परिणाम क्या आया और नई 21 लाख एकड़ भूमि बढ़ गई। अब मान्यवर, 39 लाख एकड़ जो भूमि है उसमें 21 लाख एकड़ 13 के बाद है। अब ये कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। मान्यवर, और लीज पर दी गई संपत्तियां 20,000 थी और 25 में रिकॉर्ड के हिसाब से, हो सकता है गलत भी हो सकता है, रिकॉर्ड्स के हिसाब से शून्य हो गई। तो मान्यवर, संपत्तियां कहां गई? मान्यवर, बेच दी गई। किसकी संपत्ति से, किसकी परमिशन से बेचा? मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया कि केरल और देश भर के कैथोलिक बिशप काउंसिल, कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, कैथोलिक कांग्रेस केरला, भारतीय कैथोलिक धर्मगुरुओं की महासभा, केरल चर्चों की संयुक्त परिषद, कैथोलिक कांग्रेस केरला, ये सब ने इस बिल का समर्थन करा है और कहा है अन्यायी 2013 का सुधार। हम अकेले नहीं कह रहे मान्यवर। और मान्यवर, इसी एक्ट में हमने एक बात कही कि जो योगदान था वक्फ बोर्ड का वो 7% से घटाकर 5% कर दिया। मान्यवर, अब ये जो कह रहे हैं ये मुसलमान भाइयों के हित में कह रहे हैं, जिसका विरोध कर रहे हैं, या अहित में? अगर 7 से 5% हमने कम किया तो कहां जाएगा? वो वक्फ में रहेगा। वक्फ बोर्ड का कम किया है। जो मस्जिद चल रही है उसको हमने 2% बढ़ाया है। ये उल्टा समझ रहे हैं मान्यवर। ये बिल जमीनों की सुरक्षा प्रदान करेगी। मान्यवर, किसी की जमीन अब घोषणा मात्र से वक्फ नहीं बनेगी, उसको प्रोटेक्शन। मान्यवर, पुरातत्व विभाग और एएसआई की जमीन को हम सुरक्षा देंगे। आदिवासी भाइयों की शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की जो जमीन है वो सुरक्षित हो जाएगी। निजी संपत्ति जो आम नागरिकों की है वो भी सुरक्षित हो जाएगी। और वक्फ करने के लिए स्वामित्व को दान तो साहब अपनी संपत्ति का ही कर सकते हैं, गांव की संपत्ति का दान नहीं कर सकते। तो वक्फ निजी संपत्ति से ही स्वामित्व के बगैर नहीं हो पाएगा। इसमें पारदर्शिता लाने के लिए सूचना की प्रक्रिया को दाखिल किया गया है। वक्फ बोर्ड की वक्फ की जो संपत्ति घोषित करने की अधिकार थे उसको समाप्त कर दिए। कलेक्टर से सर्टिफाइड कराना पड़ेगा और नए वक्फ
पारदर्शी तरीके से पंजीकृत भी करने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई संस्था नहीं चल सकती। और मुस्लिम ट्रस्ट अब तक के जो है उसको हमने इस जो माफ करना, कई सारे ऐसे मुसलमान भाई हैं जो वक्फ के कानून को अंदर दायरे में आना नहीं चाहते। मुझे मिले थे वोरा समाज वाले, वोरा समाज है, अहमदिया है, कई सारे ऐसे समुदाय हैं, सिया भी है, पसमंदाओं के भी कुछ ट्रस्ट हैं। वो सभी को मैं एक आनंद का समाचार देना चाहता हूं, अब मुसलमान भी ट्रस्ट एक्ट के अंदर अपना ट्रस्ट रजिस्टर करा सकता है। इसके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो वक्फ के कानून में भी जाए, चैरिटी कमिश्नर एक्ट के तहत वो करने वाला है। मान्यवर, भूमि के रिकॉर्ड का कार्यालय होगा, समाचार पत्र और क्षेत्रीय भाषाओं में इसकी एडवर्टाइज दी जाएगी। ढेर सारे प्रावधान मान्यवर इसके अंदर किए हैं। महिला, सिया, पसमंदा, वोरा, अहमदिया, उनका हमने समावेश किया ही है। और उन्होंने कहा, मैं सुन रहा था, मान्यवर एक फैशन हो गई, राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने की बात